क्लास 9th आपका सब पार्ट पॉलिटिक्स, चैप्टर है 1 व्हाट डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। तो आपका आज का टॉपिक है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी कि जो चुनावी प्रक्रिया है उसको एक कंपटीशन के रूप में फ्री एंड फेयर कैसे बनाया जाता है। इन चाइना, आज चाइना की बात कर रहे हैं। कल हमने जो पिछला वीडियो था उसमें अपना एक नेबर कंट्री था पाकिस्तान, उसके बारे में बात की थी कि वहाँ के जो जनरल थे आर्मी के, परवेज़ मुशर्रफ, कैसे उन्होंने एक मिलिट्री कूप के तहत उन्होंने कैसे वहाँ पर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको कैसे ओवरथ्रो कर दिया था और किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव जो था वो डिक्लेयर किया। और बाद में उन्होंने क्या किया कि एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत उन्होंने एक ऑर्डर जो था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कराया, और अमेंडमेंट से उनको ये बेनिफिट हुआ कि उनकी जो पावर्स थी वो बहुत बढ़ गई थी, और उसके बाद वो जो है वो नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज़ को डिसमिस करने के लिए भी ऑथराइज थे। इस प्रकार का जो मिलिट्री कूप था वो उन्होंने यानी कि रचा, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने 2002 में एक रेफरेंडम के बाद अपना डेजिग्नेशन चेंज करते हुए अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि 5 इयर्स का एक्सटेंशन ले लिया, यानी कि उन्होंने जो उनका टेनर था, कार्यकाल था, उसको 5 वर्ष के लिए बढ़ा लिया, जिससे कि वो पाकिस्तान में मनमानी कर सकें। हालांकि यानी जो पाकिस्तान का जो मीडिया था, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे, उन सभी ने इस जो पूरा प्रोसेस जो था उसको फ्रॉड और मल प्रैक्टिसेस कहा, बट ऐसा पाकिस्तान में हुआ था। और पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है वो इस प्रकार का रहा है कि वहाँ इस तरह की जो एक्टिविटीज़ थी वो इससे पहले भी कई बार हुई हैं। तो आज हम टॉपिक जो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, उसके तहत चाइना के बारे में बात कर रहे हैं। चाइना भी हमारा ही एक पड़ोसी देश है जो कि हमारे नॉर्थ में सिचुएटेड है, और एक बहुत बड़ा देश है, यानी कि जोग्राफिकल एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। तो इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, यानी कि डेमोक्रेसी का जो फर्स्ट स्टेप है कि प्रति 5 वर्ष बाद चुनाव होने चाहिए, तो एक ये स्टेप को फुलफिल करता है चाइना कि वहाँ रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, यानी नियमित रूप से वहाँ पर क्या होता है कि प्रति 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज़ पार्लियामेंट। लेकिन वहाँ पर कंट्री की पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शंस होते हैं, कॉल्ड नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, यानी जो पार्लियामेंट है उसे नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। द नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, और इसी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के पास पावर है कि वो चाइना का प्रेसिडेंट अपॉइंट मीन्स नियुक्त कर सकते हैं। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स। यहाँ पर यानी जो इनकी अपनी पार्लियामेंट होती है चाइना की, वहाँ पर 3000 मेंबर्स होते हैं, यानी जैसे हमारे यहाँ संसद में 543 545 यानी इतने सदस्य होते हैं, तो इनके यहाँ क्या है कि इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स। इनके यहाँ लगभग 3000 मेंबर्स जो हैं वो पार्लियामेंट में होते हैं, इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना, और ये सभी जो हैं वो पूरे चाइना से इलेक्ट होकर आते हैं, ये 3000 मेंबर्स जो हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, उनमें से यानी 3000 में से कुछ को आर्मी इलेक्ट करती है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, यानी यहाँ पर चुनाव के पहले एक कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, यानी यहाँ पर किसी व्यक्ति को इलेक्शन लड़ने से पहले चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अप्रूव करती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ नॉमिनेट करते हैं कैंडिडेट्स को कि कौन चुनाव में लड़ेगा, और उसके लिए वो क्या करते हैं कि पूरा एक अपना कैलकुलेशन करते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में यानी कितने जाति, कौन सी जाति के कितने लोग होते हैं,
इस प्रकार के और उनसे कितने वोट आने वाले हैं, यानी कितने वोटर्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है। उसके बाद हमारे देश में तो यानी बहुत सारी लंबी प्रक्रियाएं होती हैं, उन सभी कैलकुलेशंस के बाद ही पार्टीज़ कैंडिडेट को उतारती हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि सब मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। यहाँ पर इलेक्शंस से पूर्व एक कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट जिसको बनाया जाता है, नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, कि उस कैंडिडेट को कैंडिडेट बनने के लिए अप्रूवल चाहिए होता है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से, यानी जो साम्यवादी पार्टी है वहाँ की, उससे। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि केवल वो लोग जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य होते हैं और 8 स्मॉलर पार्टीज़, अन्य वहाँ पर छोटे छोटे दल भी हैं, उनमें से 8 जो दल हैं अलाइड टू 8, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर काम करते हैं। यानी चाइनीज़ पार्टी और 8 स्मॉलर ग्रुप्स, अन्य 8 छोटे दल हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं 8, वो मिलकर काम करती हैं एक अलायंस के रूप में, जो कि मिलकर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कहलाता है। तो टू इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस, और उनको ही अनुमति होती है कि वो इलेक्शंस को कराएं। हेल्ड इन 2002 एंड 3, और ऐसा वहाँ पर वर्ष 2002 और 3 में हुआ। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ क्या होता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, सरकार हमेशा उसी की बनती है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी प्लस जो स्मॉलर ग्रुप्स हैं, 8 स्मॉलर ग्रुप्स, उनके जो मेंबर्स हैं उनमें से ही कोई व्यक्ति जो है वो चुने जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो हमेशा फॉर्म होती है किस पार्टी से? वो होती है कम्युनिस्ट पार्टी से। जबकि हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में। अगर हम यहाँ पर देखें तो किसी भी डेमोक्रेसी में कभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डोमिनेंस में नहीं होती, बल्कि सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको जो है वो सिमिलर रिस्पेक्ट दिया जाता है। सभी को इलेक्शन लड़ने के मौके मिलते हैं, सभी के सदस्य जो हैं उन वो चुने जाने के लिए इलेक्शन में जा सकते हैं, यानी इस तरह की प्रक्रिया होती है। लेकिन चाइना में क्या है कि और किसी भी पार्टी की सरकार बन सकती है। अगर हम भारत में ही देखें तो हमारे देश में तो यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार के भी उदाहरण मिलते हैं। हमारे देश में लंबे समय तक कांग्रेस का दौर रहा, आज बीजेपी का दौर है। तो इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ बदलाव नहीं देखा जाता। डेमोक्रेसीज़ जो है वहाँ पर हमेशा जो है वो बदलाव होता रहता है। क्यों होता है बदलाव? क्योंकि एक गवर्नमेंट जो होती है हमेशा ही रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल और लेजिटिमेट होती है। यानी कि रिस्पॉन्सिबल मीन्स कि उसका उत्तरदायित्व तो होता है अपनी सिटीजन्स के प्रति। दूसरा होता है कि अकाउंटेबल यानी जवाबदेह भी होते हैं, क्योंकि उनको सरकार में सत्ता में भेजते कौन है? सिटीजन्स ही भेजते हैं। और साथ में वो लेजिटिमेट यानी उनकी जो लेजिटिमेसी होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया भारत में देखने को मिलती है। लेकिन चाइना में क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी एंड 8 स्मॉलर जो ग्रुप्स हैं उनमें से कोई भी मेंबर हो सकता है, जिसे कंटेस्ट किया जा सकता है, कैंडिडेट बनाया जा सकता है। लेकिन हमेशा होता क्या है कि वहाँ पर सरकार जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। तो ये अपने आप में डेमोक्रेसी की शर्त को पूरा नहीं करता। सिंस इट्स यानी ये तो चाइना की स्टोरी थी। एक दूसरे देश की स्टोरी है अब अपने एग्जाम्पल के लिए, ये है मेक्सिको। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, यानी मेक्सिको जो था वो 1930s में इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद मेक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर्स, यानी मेक्सिको में प्रत्येक 6 वर्ष बाद इलेक्शन कराए जाते हैं टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट, और उसमें उस इलेक्शन में उनके प्रेसिडेंट जो हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, यानी कि ये जो देश है, द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, लेकिन माना ऐसा जाता है कि ये जो कंट्री है वो कभी भी यानी सैन्य और तानाशाह के अधीन नहीं रहा। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शंस वॉज वॉन बाई, लेकिन वर्ष 2000 से
प्रति इलेक्शन वहाँ पर एक ही पार्टी है जो जीत कर आती है, और उस पार्टी कॉल्ड पीआरआई, उस पार्टी को पीआरआई कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी जो है वर्ष 2000 से और आज 2020 है, यानी 20 वर्षों से एक ही पार्टी जीत कर आती है। वही चाइना वाला इतिहास दोहरा रहे हैं कि यहाँ पर भी जैसे चाइना में भी कि सरकार मतलब सदस्य कहीं से भी चुने जाएं, लेकिन सरकार जो है वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। वैसे ही मैक्सिको में हो रहा है कि 1930s में ये जो है ये इंडिपेंडेंट होता है, और उसके बाद क्या होता है कि प्रति 6 वर्ष बाद चुनाव होते हैं प्रेसिडेंट के लिए, और उसके बाद एक ही पार्टी है जो जीत कर आती है निरंतर, उसका नाम है पीआरआई। अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शंस, अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शंस, यानी अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो भी इलेक्शन में होती हैं, बट नेवर मैनेज्ड टू विन, लेकिन उन्हें जीतने नहीं दिया जाता या फिर वो जीत नहीं पाती। द पीआरआई वॉज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स, क्योंकि पीआरआई नाम की जो पार्टी है, जो हमेशा ही रूलिंग पार्टी होती है वहाँ पर, वो इलेक्शंस को जीतने में मैनी डर्टी ट्रिक्स यानी कि बहुत सारे जो गलत तरीके हैं उनको अपनाती है टू विन इलेक्शंस, यानी इलेक्शन को जीतने के लिए। जबकि एक जहां हमने टॉपिक शुरू किया है वहां पर टॉपिक का नाम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। जब हम डेमोक्रेसी को स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर फ्री एंड फेयर का मतलब क्या होता है कि वहाँ के सिटीजन्स फ्री हों कि किस कैंडिडेट को वोट देना है, किस पार्टी को वोट देना है। अगर ये प्रोसेस ही वो नहीं अपना पा रहे तो फिर किस प्रकार की डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी जो है उसका कंसेप्ट तो वहाँ समझ ही नहीं आता। तो यहाँ पर है कि पीआरआई वॉज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस, यानी बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स अडॉप्ट करते हैं ये, उसके बाद चुनाव जीत कर आते हैं, यानी धांधली से चुनाव जीत कर आते हैं, गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण कि यहाँ कोई भी अपोजिशन जो है वो मैनेज नहीं हो पाता। जब अपोजिशन नहीं होता तो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसको क्रिटिसाइज़ करने के मौके नहीं मिलते किसी प्लेटफॉर्म पर, पार्टीज़ को सरकार के गलत कामों को यानी जो है वो यानी लोगों के सामने नहीं ला पाते, उसे मोबिलाइज़ नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें जब नहीं होती हैं तो क्या होता है कि एक तरीके से डिक्टेटरशिप ही है। तो क्योंकि यहाँ पर लोगों को अपने ओपिनियन और एडवाइस रखने की कोई उनकी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती, इसलिए इस प्रकार की डेमोक्रेसी जो है वो समझ के बाहर वाली बात है। तो all those who were employed in government offices had to attend its party meetings, यानी यहाँ पर क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वे सभी जो हैं वो सरकार की कोई भी जो मीटिंग्स हैं उनको अटेंड कर सकते हैं। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, यानी कि टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स भी जो है वो मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं। यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द पीआरआई, यानी कि उनका काम क्या होता है, गवर्नमेंट टीचर्स का काम होता है यहाँ पर कि पीआरआई नाम की जो पार्टी है बच्चों के पेरेंट्स को प्रेशराइज करें कि वो उनको वोट दें। यानी इस प्रकार से टीचर्स का जो है वो गलत दिशा में इस्तेमाल करते हैं। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़, और यहाँ पर मीडिया जो है वो बड़े पैमाने पर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा की गई जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इग्नोर करता रहता है, यानी नज़रअंदाज करता रहता है। यानी कि अगर किसी प्लेटफॉर्म से कोई अपोजिशन पार्टी अगर रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करती है या राइट पथ पर ले जाने की कोशिश करती है तो उस पार्टी के द्वारा की गई एक्टिविटीज़ को लगातार इग्नोर किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो पार्टीज़ एक्सेप्ट क्रिटिसाइज दैम, यानी कि अगर वो क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उनको एक्सेप्ट कर दिया जाता है। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट, यानी कभी कभी तो वहाँ इलेक्शन के समय ऐसा भी होता है कि जो पोलिंग बूथ्स होते हैं जहाँ पर सिटीजन्स वोट डालने जाते हैं तो इलेक्शन के लास्ट मिनट में, यानी पोलिंग जिस समय शुरू हो रही होती है लास्ट मिनट में, विच मेड उन्हें क्या कर दिया जाता है कि शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी ऐसे प्लेसेस पर शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर कि वो चुनावों में धांधली कर सकते हैं या फिर जो
इलीगल वोटिंग है वो करा सकते हैं, ऐसे प्लेसेस पर शिफ्ट कर दिया जाता है, जो कि एक डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमने टॉपिक जहाँ से शुरू किया है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, और जहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो नहीं होती। तो विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स, यानी इतने दूर शिफ्ट कर दिए जाते हैं, जो कॉमन पीपल्स होते हैं उनके लिए बहुत कठिन होता है वहाँ तक पहुँचकर वोट करना। द PRI स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी, यानी PRI नाम की जो पार्टी है वहाँ पर वो बहुत सारा पैसा खर्च करती है इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स, यानी कि ऐसे अभियान चलाती है, कैंपेन मीन्स होता है अभियान, अपने कैंडिडेट्स के लिए कि जिनसे उनको जिताया जा सके, यानी कि बहुत पैसा खर्च करके और उस पैसे से एक तरीके से वोट खरीदने का जो प्रोसेस है उसको करते हैं। शुड वी कंसीडर द इलेक्शंस डिस्क्राइब्ड above as examples of people electing their rulers, कि आपने देखा कि जो भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए इलेक्शंस को लेकर कि पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स, कि लोग जो हैं वो कैसे अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं। रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट, कि आपने इन सभी एग्जाम्पल्स को पढ़ा, क्या आपको इनके पीछे कोई भी सेंस दिखा? तो वी कैन नॉट, नहीं। देर आर मेनी प्रॉब्लम्स हियर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं दिखाई दी। इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस, यानी कि चाइना में क्या होता है कि पीपल्स के सामने कोई भी सीरियस चॉइस यानी मीनिंगफुल चॉइस, सार्थक चुनाव नहीं होता। सार्थक चुनाव का मतलब कि ऐसे व्यक्ति को वो इलेक्शन में जिताकर नहीं ला पाते जो कि पब्लिक के लिए ग्राउंड लेवल पर काम करे। ये उनकी मजबूरी होती है कि जो भी इलेक्ट करके उनके सामने रख दिया जाता है उसको वो मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये उनकी मजबूरी होती है क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूवल बाई इट, कि दे हैव टू चूज रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूवल बाई इट, कि वो ऐसे सत्ताधारी दल को ही चुनते हैं जिसका कैंडिडेट पहले से ही अप्रूव्ड होता है, यानी कि उसको ही चुनना है, ये उनकी मजबूरी होती है। कैन वी कॉल दिस ए चॉइस, क्या हम इसे एक चॉइस कह सकते हैं? क्या हम इसे एक मीनिंगफुल चॉइस कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल, यानी मैक्सिको के एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि पीपल सीम्ड टू रियली हैव ए चॉइस, कि क्या लोगों को वास्तविक रूप में जो दिखाया जाता है क्या वही चॉइस है उनकी। बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस, लेकिन यानी प्रैक्टिस है वहाँ की किस तरह का दिखाया जाता है, दे हैड नो चॉइस, लेकिन उनके समक्ष कोई चॉइस नहीं होती, यानी मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती, सार्थक चुनाव नहीं कर पाते, जिसको चाहते हैं उसको नहीं चुन पाते। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी, यानी ये कोई रास्ता नहीं है रूलिंग पार्टी को चुनने का, कुड बी डिफीटेड, यानी बाद में क्या होता है कि वो अपने आप को पराजित महसूस करते हैं। इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट, क्या आपको लगता है कि क्या वो इनके खिलाफ जा सकते हैं? नहीं। देयर आर नॉट फेयर इलेक्शंस, ये जो हैं ये फेयर इलेक्शंस नहीं हैं। वी कैन थस एड ए सेकेंड फीचर ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कि आइए अब हम आपको एक सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। वी कैन थस एड ए सेकेंड फीचर ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कि आइए सेकेंड फीचर को यहाँ पर जोड़ते हैं। होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट, जहाँ पर चुनाव कराने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है। द इलेक्शंस मस्ट ऑफर ए रियल चॉइस, यानी इलेक्शन का उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति के सामने रियल चॉइस हो, मीनिंगफुल चॉइस हो, जो कि ग्राउंड लेवल पर, रूट लेवल पर काम कर सके, जो लोगों का पसंदीदा नेता हो। इस प्रकार का चुनाव जो होता है वो रियल चॉइस होता है। तो बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स, और इस प्रकार के विकल्प जो है वो होने चाहिए उनके सामने। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स, यानी कि संभव है कि यानी सत्ताधारी दल को बनाने के लिए या सत्ता में आने के लिए उन्हें जो रियल चॉइस है उसे ही प्रूव करना चाहिए या उसे ही पावर में लाना चाहिए, और जो उनकी चॉइस नहीं है टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स, यानी उनको
जो रूलर्स हैं उनमें से यानी चॉइस के तौर पर रिमूव कर देना चाहिए, लेकिन आपने देशों के एग्जांपल्स देखे वहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो इफ़ दे विश शो यानी कि यदि उनकी इच्छा है तो। सो ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो एक जो लोकतंत्र होगा वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर बेसिस होगा। वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लॉसिंग, यानी कि वहाँ पर क्या होगा कि हम क्या कर पाएंगे कि जो फेयर जो चॉइस है उसको ला पाएंगे, जो मीनिंगफुल चॉइस है उसको ला पाएंगे, और जो यानी जो एक ट्रांसपेरेंट जो सिस्टम है उसको लागू कर पाएंगे। और अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो वो डेमोक्रेटिक वे नहीं है। वी शॉल फाइंड आउट मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 4, यानी कि हम प्रॉपर जो स्टडी है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का वो चैप्टर 4 में जाकर आगे करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी एक व्यक्ति का एक वोट और उसका मूल्य भी एक। तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी रीड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से डेमोक्रेसी के लिए देशों में स्ट्रगल यानी कि संघर्ष किए गए, वॉज लिंक्ड टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि वहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है। ये एक कैंपेन था, अभियान था जो दुनिया भर के देशों ने चलाया और दुनिया भर के देशों में इसका आयोजन हुआ। यूनिवर्सल मीन्स होता है सार्वभौमिक, यानी कि सभी के लिए। एडल्ट मीन्स वयस्क, जो कि 18 ईयर्स से ऊपर के होते हैं, जिन्हें हम सिटीजन कहते हैं। और फ्रेंचाइज मीन्स कि उन्होंने ऐसे यानी कि मताधिकार को प्राप्त करने के लिए चलाया गया एक आंदोलन, अभियान। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नाम से डिमांड रखी उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए, जगह जगह पर स्ट्रगल किए। आपने उन सभी लिंक जो कैंपेन थे उनको पढ़ा। हालांकि जो लास्ट चैप्टर है हमारा वो सिलेबस से रिड्यूस्ड है, तो हमने कहीं उसे पढ़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हमारे बुक में ऐड किया गया और उसको लिंक किया गया इसलिए मुझे पढ़ना है। दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड, यानी कि जो भी सिद्धांत यहाँ हमें लोकतंत्र को लेकर बताए गए हैं हमें उन्हें एक्सेप्ट करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि संपूर्ण विश्व में। येट देयर आर मेनी इंस्टेंस ऑफ डिनाइल ऑफ इक्वल राइट टू वोट, हालांकि इनमें से बहुत सी जगह इंस्टेंसेस होते हैं कि वे इक्वल राइट टू वोट को डिनाई करते हैं, यानी कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य का जो कंसेप्ट है उसको डिनाई करते हैं, खारिज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अंटिल 2015, यानी 2015 का एक एग्जाम्पल जो है सऊदी अरेबिया से है कि वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, यानी कि बिफोर 2015 सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को वोट देने का राइट नहीं था। तो फिर हम 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का जो कंसेप्ट डेमोक्रेसी के लिए पढ़ रहे हैं तो उसे कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जब देश जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड जो हैं वो उस प्रकार के जो क्राइटेरियाज़ हैं जो डेमोक्रेसी के लिए सेटअप किए गए, जब उनको मानते नहीं, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर उन्हें डेमोक्रेसी के तौर पर कैसे जो है वो इंस्टॉल किया जा सकता है। सेकंड एग्जांपल है एस्टोनिया। एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. एस्टोनिया एक ऐसा देश है जहाँ पर सिटीजनशिप रूल्स यानी नागरिकों के द्वारा चुने हुए लोगों का को रूलिंग पार्टी के रूप में इंस्टॉल किया जाता है, यानी सिटीजन्स जो हैं वो रूल करते हैं। लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि रशिया से आए हुए माइनॉरिटीज़ यानी रूस के जो कुछ अल्पसंख्यक लोग हैं जो एस्टोनिया में रहते हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए, तो वे वोट नहीं कर पाते। तो जिस कारण से इस जो कंट्री का एग्जाम्पल है उसे भी हम डेमोक्रेसी के तौर पर अगर कहें या उसको हम स्टडी करें तो ये भी एक डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल है इन फिजी। फिजी जो है एक आइलैंड नेशन है। द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन, यानी यहाँ पर जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें क्या है कि फिजी के जो नेटिव्स हैं यानी कि जो मूल निवासी हैं
उनके पॉलिटिकल राइट्स जो हैं उनके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो कुछ डिफ़र करते हैं इंडियन फिजियन से, यानी जो भारत से आए हुए जो लोग हैं जो यहाँ लंबे समय तक रह रहे हैं, और कभी वो ब्रिटिश पीरियड में जब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी रहा उस समय एज इंडेंटर्ड लेबर यानी कि बंधुआ मजदूर के तौर पर उन्हें फिजी, ट्रिनिडॉड, मॉरिशस, गुयाना यहाँ ले जाया गया था। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने साथ इनको प्लांटेशन और जो माइंस थी वहाँ पर काम कराने के लिए एज लेबर ले गए थे, तो इनको इंडेंटर्ड लेबर कहा जाता है, हिंदी में इन्हें बंधुआ मजदूर कहा जाता है। तो उनकी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मॉरिशस में ही रह गए, जो फिजी में ही रह गए। तो यहाँ पर क्या था कि जो फिजी के जो इंडिजीनियस यानी जो समूह थे, जो कम्युनिटीज़ थी, उनको जो है वो वोट, उनकी जो वोट वैल्यू है वो अधिक है, जबकि इंडिया से गए हुए जो फिजियन हैं उन लोगों की जो वोटिंग वैल्यू है वो कम है। तो इस प्रकार का एक एग्जाम्पल भी जो है वो हमें देखने को मिलता है, जो कि कहीं भी जो एक कंसेप्ट है वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू को उसको फुलफिल नहीं करता। तो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल, क्योंकि जो लोकतंत्र है वो हमेशा ही आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित होता है ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, जिसमें कि राजनीतिक समानता जो है उसका आधारभूत सिद्धांत है डेमोक्रेसी का। दैट गिव्स अस थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि हमें डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर समझाने का प्रयत्न करता है। इन अ डेमोक्रेसी यानी कि एक लोकतंत्र में ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, यानी प्रत्येक जो लोकतांत्रिक देश है उसमें एक वयस्क व्यक्ति को मताधिकार दिया जाता है, और उस व्यक्ति का जो वोट होता है वो ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, यानी प्रत्येक वोट जो है उसका मूल्य एक ही होता है। वी शैल रीड मोर अबाउट इट इन चैप्टर 4, और इस टॉपिक को जब हम डीपली स्टडी करेंगे तो वो हमें चैप्टर 4 में मिलेगा। इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक था।